गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब कक्षा 10 में गणित विषय के अंतर्गत वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछली कक्षा 9 में आपने विविध प्रकार की संख्याओं का अध्ययन किया था। उन्हीं संख्याओं का पहले जानकारी हम अर्जित करेंगे और उसके बाद पाठ को प्रारंभ करेंगे। तो बच्चों, आज का पाठ हमारा है वास्तविक संख्याएं, जिनको अंग्रेजी में हम रियल नंबर्स भी कहते हैं। इन रियल नंबर्स को जानने का प्रयास करना है हमको कि होती क्या क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। बच्चों, सही वास्तविक संख्याओं का अर्थ क्या है कि अगर हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ एकत्रित कर दें तो इन संख्याओं से बनने वाली संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें अथवा अगर हम इसको समझने का प्रयास करें कि वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर व्यक्त की जा सकती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब बच्चों, उदाहरण के द्वारा हम इसको समझेंगे कि वास्तविक संख्याएं सामान्यतः बच्चों क्या होती हैं कि वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से एकत्रित की होती हैं वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। या वे बच्चों जो संख्या रेखा पर व्यक्त की जा सकती हैं उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। बच्चों, ध्यान से देखिए, 1/2, 2, √2, √3, -2, 0 आदि संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कह सकते हैं। बच्चों, एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका उपयोग आप दैनिक जीवन में करते हैं, चाहे वो जोड़ के रूप में हो, चाहे वो घटाने के रूप में हो, गुणा हो, भाग हो, या कोई भी ऐसी गणितीय संक्रियाएं जिनको आप कर सकते हो, वे सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो इन उदाहरणों के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। बच्चों, वास्तविक संख्याओं को हम इन बर्तनों के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम वास्तविक संख्याएं कह सकते हैं। तो बच्चों, बहुत ध्यानपूर्वक समझने के प्रयास करेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं, और अपरिमेय संख्याएं। कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अब हमें क्या देखना है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। बच्चों, बहुत ध्यानपूर्वक समझना है कि वे परिमेय संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q क्या है? P और Q पूर्णांक है और Q ≠ 0, अर्थात P कोई पूर्णांक है और Q कोई भी पूर्णांक है और Q कभी भी यानी हर में कभी भी शून्य की स्थिति नहीं रह सकती है। उदाहरण के रूप में अगर देखें तो 1, 1/2, 3/2, 5/2 आदि परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। इन संख्याओं को समझने के लिए, परिमेय संख्याओं को समझने के लिए जानना होगा कि आखिर परिमेय संख्याएं किन संख्याओं से मिलकर बनती हैं। तो सबसे पहले प्राकृत संख्याएं। कौन सी संख्याएं? प्राकृत संख्याएं। बच्चों,
प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका उपयोग हम गिनती गिनने के लिए करते हैं, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी संख्याएं क्या हमारी कहलाएंगी? प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी। और प्राकृत संख्याओं को हम यन से लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो प्राकृत संख्याएं जो हैं वो हम इसमें भी लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश, और यहां पर भी हम लिखेंगे कि वास्तविक संख्याएं भी ये कहलाती हैं। तो अब प्राकृत संख्याओं के बाद परिमेय संख्याओं में शामिल होती हैं जिनमें दूसरी संख्याएं क्या कहलाएंगी बच्चों? पूर्ण संख्याएं। क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं से तात्पर्य क्या है कि जब हमने प्राकृत संख्याओं में शून्य जोड़ दिया, प्राकृत संख्याओं में हमने क्या किया? शून्य जोड़ दिया, तो ये संख्याएं क्या बच्चों हमारी कहलाने लगी? ये संख्याएं क्या कहलाने लगी? हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाने लगी। अर्थात इसको अगर हम लिखें तो 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश। अर्थात अब समझने का प्रयास करिए, यहां पर शून्य नहीं था, लेकिन यहां पर जब शून्य शामिल हो गया तो ऐसी संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अर्थात इस बॉक्स में हमने लिखा 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, और यहां पर हमने क्या बढ़ा दिया? 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 डैश। अब हम इसके बाद जब हम प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं सब पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बच्चों अब हम लोग पूर्णांक पर आ जाते हैं। क्या पढ़ेंगे हम? पूर्णांक। अंग्रेजी में इसको इंटीजर कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? इंटीजर कहेंगे। और पूर्णांक क्या होते हैं बच्चों? धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं, और अगर शून्य को एक साथ शामिल कर दें तो ऐसी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ध्यान दो, 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, -1, -2, -3 डैश डैश डैश। तो अब हम क्या देखते हैं? ये संख्याएं हमारी धनात्मक प्राकृत संख्याएं हैं, और ये हमारी ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं हैं। और 0 एक ऐसी संख्या है जो न तो बच्चों धनात्मक संख्या है और न ही बच्चों ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं हैं। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। तो हम इस वाले बॉक्स में लिखेंगे तो क्या? 0, 1, 2, 3 -1, -2, -3। तो यहां पर हमने अब पूर्णांक भी लिख लिए, तो इसको कैसे लिखेंगे? 0, 1, 2, 3 -1, -2 और -3। तो हमने यहां पर पूर्णांक को भी अंकित कर दिया। अब 30 अगली संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारी भिन्न संख्याएं। अगली संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारी भिन्न संख्याएं। भिन्न संख्याएं, या इनको अंग्रेजी में हम फ्रैक्शन कहते हैं। बच्चों खूब समझने की कोशिश करिए कि भिन्न संख्याएं और परिमेय संख्याएं लगभग एक ही प्रकार से लिखी जाती हैं, लेकिन लिखने का ढंग ये जरूरी नहीं है कि परिमेय संख्याएं और भिन्न संख्याएं एक जैसी हो जाए। भिन्न संख्याएं और परिमेय संख्याओं में अंतर बच्चों इतना है कि भिन्न संख्याएं जो होती हैं वो 1/2, 3/2, 1/4, 1/3 के ही रूप में हो सकती हैं, लेकिन जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो -3/2, -2/3, 0, इन सारी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहेंगे, लेकिन इन वाली संख्याओं को हम भिन्न कहेंगे। एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करिए। मान लो ये एक बर्फी का टुकड़ा है और इसके 4 टुकड़े कर दिए जाए, तो ये क्या है? ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/4, ये 1/4 और ये
1/4, अर्थात भिन्न एक पार्ट है, एक हिस्सा है, लेकिन परिमेय संख्याएं जो हैं वो एक प्रकार से संख्याओं का एक हिस्सा कहलाती हैं। इसलिए इन भिन्न संख्याओं को हम हमेशा धनात्मक स्वरूप में ही लिखते हैं, अर्थात 1/4, 1/3, 1/2 डैश। तो इस प्रकार से हमने पूर्णांक और भिन्न, और इसके बाद अगला हिस्सा है छठा, जिसको हम दशमलव संख्याएं कहते हैं। दशमलव संख्याएं कहते हैं। अब इन दशमलव संख्याओं को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। बच्चों, जब आपने भाग किया होगा, जब आपने भाग की प्रक्रिया पूर्ण की होगी, तो आपने क्या देखा होगा, कभी कभी किसी संख्या को जब आप भाग देते हैं तो शेषफल शून्य आ जाता है। कभी कभी आप भाग देने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, लेकिन वो भाग फल में शून्य आता ही नहीं है, और एक प्रकार से भाग की प्रक्रिया अत्यंत लंबी खिंचती हुई चली जाती है। कभी विचार किया कि ऐसा क्यों? आज उसी चीज को समझने का प्रयास। हाँ, तो बच्चों, कभी कभी हमने देखा है कि जब हम भाग की प्रक्रिया अपनाते हैं तो कुछ स्थितियां हमारे सामने उत्पन्न होती हैं। जैसे यदि हम 24 को 6 से भाग करें तो 6 चौक 24, शेषफल कितना आया? शून्य आया। मान लो हमने 18 को 4 से भाग किया तो 4 चक्कू 16, 2 शेष बचा, दशमलव लगाया, 4 पंचे 20, शेषफल क्या आया बच्चों? शून्य आया। इसी प्रकार से हम 25 ले लें और 4 से भाग करें तो 4 छंग 24, 1 दशमलव लगाया तो 0, 4 दूनी 8, 2 बचा 0, 4 पंचे 20। तो हमने क्या देखा है बच्चों कि जब हमने 6 से भाग किया तो भी शून्य आया, 4 से भाग किया तो भी शून्य आया, 4 से भाग किया 25 को तो भी शून्य आया। तो ऐसी स्थितियों में हमने क्या देखा कि शून्य जब शेषफल आता है तो इन शून्य शेषफल वाली दशमलव को हम शांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत दशमलव, अर्थात 2.5, 3.8, 2.3 ऐसी जब संख्याएं हों तो इन संख्याओं को हम शांत दशमलव कहते हैं, और इनको हम यहाँ पर 2.5, 3.8, 2.3 ऐसी संख्याओं को हम शांत दशमलव कहते हैं। इसको भी हम यहां पर लिख लेंगे 2.5, 3.8, 2.3 ऐसी संख्याओं को हम शांत दशमलव कहते हैं। लेकिन बच्चों, कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ भाग की प्रक्रियाएं जब हम करते हैं, जैसे 3 से 10 को भाग करो तो कितना आएगा? 3 तिया 9, दशमलव लगाओ, 3 तिया 9, दशमलव 3 तिया 9, 3 तिया। अब हम इस प्रक्रिया को चाहे जहां तक चलाते रहें, लेकिन इसका भागफल एकदम किसी भी उत्तर में नहीं आ सकता, अर्थात शेषफल शून्य नहीं प्राप्त हो सकता है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो? 3 से 20 को भाग करो, तिछाक 18, दशमलव लगाओ, तिछाक 18, दशमलव लगाओ, तिछाक 18। इसमें भी इसी प्रकार से 6 अंक की पुनरावृत्ति होती रहेगी। इसमें 3 अंक की पुनरावृत्ति होती रहेगी। जब बच्चों इस प्रकार की स्थितियां आती हैं तो इन दशमलव को हम अशांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं? अशांत। ऐसे दशमलव को हम अशांत दशमलव कहते हैं। और ये अशांत दशमलव भी बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। आवर्ती, अंग्रेजी में इसे टर्मिनेटिंग कहते हैं, और
अनावर्ती। आवर्ती और अनावर्ती, जब किसी अंक की पुनरावृत्ति होती है तो ऐसे अंकों दशमलव को हम आवर्ती दशमलव कहते हैं। अब इनको एक संक्षिप्त रूप में अगर लिखना चाहें तो जिस अंक की पुनरावृत्ति होती है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। जिस अंक के ऊपर बार लगा है उस अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो इसको हमने यहां पर लिख लिया 3.3 बार, 6.6 बार। तो वास्तविक संख्याओं में इनको भी आवृत कर दिया। बच्चों, जब हम भाग की प्रक्रिया अपनाएंगे तो कुछ ऐसे भी भागफल हमको प्राप्त होंगे जिनकी भाग की प्रक्रिया कभी ना तो समाप्त होगी और ना ही कोई भी अंक की पुनरावृत्ति होगी। जैसे अगर हम लिखें 1.414258 और भाग करते चले जाएं तो ऐसी संख्याएं 1.732528 ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं और ये संख्याएं हमेशा अंडर रूट की होती है। √3, √2, √5। तो और पाई को भी हम इन संख्याओं में शामिल कर सकते हैं। तो इन बच्चों, इनको हम ध्यान से देखें तो √2, √3, √5 और पाई। तो बच्चों, हमने क्या ध्यान दिया कि इस प्रकार से हमने एक बकेट जो ली थी उसमें आप ध्यान से देखने की कोशिश करिए कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं थीं। प्राकृतिक संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कह सकते हैं, पूर्ण संख्याओं को भी वास्तविक संख्याएं कह सकते हैं, पूर्णांक भी वास्तविक संख्याएं थीं, भिन्न संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं थीं, जो शांत दशमलव थे वे भी वास्तविक संख्याएं का उदाहरण है, जो अशांत थे जिनको हम आवर्ती और अनावर्ती के रूप में विभक्त करते हैं वे भी हमारी वास्तविक संख्याओं का एक उदाहरण थे। तो बच्चों, हम बहुत सरलता से ये समझ सकते हैं कि वे सारी संख्याएं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में जोड़, घटाना, गुणा, भाग या विविध प्रकार की संख्याओं में करते हैं, वे सारी की सारी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। हाँ बच्चों, हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में एक विधिवत जानकारी प्राप्त कर ली है कि वे समस्त संख्याएं जिनका प्रयोग आप जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि में करते हैं, वे सभी की सभी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। आज हम वास्तविक संख्याओं के पाठ के अंतर्गत वास्तविक संख्याओं के विभिन्न गुणधर्मों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। उन्हीं गुणधर्मों में जो सबसे पहला सिद्धांत आता है वो आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है कि बच्चों, हम यदि किसी भी धनात्मक संख्या को दूसरी धनात्मक संख्या से भाग करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि या तो एक तो भागफल प्राप्त होता है और दूसरा हमें शेषफल प्राप्त होता है। बच्चों, यदि हम किसी भी धनात्मक संख्या a को b दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या b से विभाजित करें तो भागफल हमको q तथा शेषफल r मिलता है। अगर इसे गणितीय समीकरण के रूप में लिखने का प्रयास करें तो a बराबर bq प्लस r, या दूसरे शब्दों में a क्या है? हमारा भाज्य है, b क्या है? हमारा भाजक है, q हमारा भागफल है और r हमारा शेषफल है। तो इस समीकरण को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इस प्रकार से हम इसको बहुत सरलता से इस विभाजन प्रमेयिका को समझ सकते हैं। इस प्रमेयिका का उपयोग हम दो या दो से अधिक संख्याओं के मध्य मासापा या HCF ज्ञात करने के लिए करते हैं। ओम बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के एल्गोरिथम से संबंधित प्रश्नावली में कुछ प्रश्न हैं, उनको हल करके इस एल्गोरिथम की जो तरीका है, जो ढंग है,
उसको सीखने का हम प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है, निम्न संख्याओं का HCF ज्ञात करना है जिसके लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो इसको समझिए बहुत ध्यानपूर्वक। सबसे पहले सवाल क्या है हमारे पास, 135 व 225। पहला इसको हम चरणबद्ध ढंग से या स्टेप वाइज हल करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हम क्या देखेंगे कि इन दो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो वो 225 बड़ी है 135 से। तो हम क्या करेंगे कि एक भाग की विधि अपनाएंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे। तो जब हमने 135 से 225 को भाग किया तो एक बार गया, शेषफल क्या बचा, 0 और 9। अब इसको हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में जब इसका लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 225 ये इसका हमारा भाज्य था। भाजक क्या था, 135। भागफल हमें क्या प्राप्त हुआ, 1, और शेषफल क्या मिला हमें, 90। तो ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक एल्गोरिथम का एक स्टेप हो गया। अब हम क्या देखेंगे, स्टेप 2। अब हमें यहां क्या देखना है कि यदि शेषफल 0 आ जाए तो HCF की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अब बच्चों हम क्या देखते हैं कि यहां पर 90 आया, 90 नॉट इक्वल टू 0। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय पुनः लगाने पर तो हम क्या करेंगे, अब हमारा जो 90 है वो हमारा भाजक बन जाएगा और जो 135 है वो हमारा भाज्य बन जाएगा। अर्थात अब हम 90 से 135 को भाग करेंगे तो एक बार गया तो ये 90 एकम 90, बचा कितना, 45। अब हम क्या इसको लिखेंगे, यूक्लिड प्रमेयिका में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। चूंकि स्टेप 3 में आ जाए, चूंकि 45 नॉट इक्वल टू 0, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर तो अब क्या होगा बच्चों कि 45 हमारा भाजक बन जाएगा और 90 हमारा भाज्य हो जाएगा। अर्थात 45 से जब 90 को हम भाग करेंगे तो 45 दूना 90, अर्थात शेषफल हमारा कितना आ गया, 0। अतः चूंकि शेषफल 0 है, अतः HCF बराबर 45। इसी सवाल में हम दूसरे प्रश्न को हल करके इसका तरीका फिर से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इन दो संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। तो 38,220 इज ग्रेटर देन 196। तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों कि हम 196 से 38,220 को भाग करेंगे। तो देखो 38,220 को भाग करना है 196 से, एक बार गया 196, ठीक। 12 में से 6 गए तो 6, 17 में से 9 गए तो 8 और 2 में से 1 गया तो 1। अब हम इसका 19 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे तो लगभग 9 बार जाना चाहिए। 9 6 54, 9 नेम 81 और 5 86, 9 एकम 9 और 8 17,
12, 12 में से 4 गए 8, बचे 5, 15, 15 में से 6 गए 9, 0। अब हम 19 बचे, 5 छक्का 30, 5 9 45, 3 48, 5 एकम 5 और 1 5 और 4 9, 0। तो अब हम क्या देखते हैं कि 196 से जब इस संख्या को भाग किया तो शेषफल क्या प्राप्त हो गया? 0। तो प्रमेयिका का जब प्रयोग करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 38,220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस 0। चूंकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, अतः HCF क्या हो जाएगा? जहां से भागफल 0 प्राप्त हुआ, अर्थात इसका HCF कितना हुआ? 196। बच्चों, प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न क्या है? दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों? a बराबर BQ प्लस R, और जो R है वो लेस देन R 0 B, या हम कह सकते हैं कि R का मान या तो 0 है या 0 से बड़ा है, लेकिन B अर्थात भाजक से छोटा है। अब B बराबर 6, अर्थात यहां पर 6 के गुणांक में सब में दिया हुआ है। B बराबर 6 तथा R बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, अर्थात R का मान B अर्थात 6 से छोटा होना चाहिए, इसलिए इसे 0, 1, 2 या 3 या 4 या 5 के रूप में रखा जा सकता है। समीकरण इसे 1 मान लीजिए। समीकरण 1 में B बराबर 6 तथा R बराबर 0 रखने पर तो हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों? देखो, A बराबर 6q प्लस 0 या 6q। हमें मालूम है कि जो संख्या सम होती है वो 2 से विभाजित हो जाती है, तो ये 6 जो गुणांक है ये 2 से विभाजित हो जाएगा, अर्थात 6 जो है वो सम संख्या है, सम पूर्णांक है। अब B बराबर 6 तथा R बराबर 1 रखने पर तो अब हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों? A बराबर 6q प्लस 1, अर्थात ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है, संख्या 2 से विभाजित नहीं है, अर्थात विषम पूर्णांक। इसी प्रकार बच्चों A बराबर 6q प्लस 2 2 से विभाज्य है, अर्थात सम है। A बराबर 6q प्लस 3 2 से विभाज्य नहीं है, अर्थात विषम है। बच्चों, इसी प्रकार से A बराबर 6q प्लस 4 2 से
विभाज्य है, अर्थात सम है, और a बराबर 6q + 5 2 से